हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक। बेटा, हम लोगों ने अभी तक 8th चैप्टर में 8.1 कंप्लीट कर लिया है, 8.2 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड एज वी नो, इन 8.1 एक्सरसाइज देयर इज अ सिंपल एक्सपेंशन ऑफ बाइनोमियल थ्योरम लाइक a प्लस बी रेज्ड टू पावर n। तो इसको हमने एक्सपेंड किया एंड एक्सपेंड करके हमने जो है इसमें कुछ वैल्यूज कैलकुलेट की। इस एक्सपेंशन की हेल्प से हमने कुछ क्वेश्चंस भी सोल्व की। सिमिलरली इन 8.2 वी डिस्कस अबाउट टू वर्ड्स, जर्नल टर्म ऑफ एक्सपेंशन एंड मिडिल टर्म ऑफ एक्सपेंशन। जनरल टर्म का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला था, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन सी आर ए रेस्ट पावर एन माइनस आर इंटू बी रेस्ट पावर आर। मिडिल टर्म के लिए हमने दो कंडीशन कैलकुलेट की, इफ एन इज इक्वल टू इवन नंबर एंड एन इज इक्वल टू ऑड नंबर। दोनों के लिए अलग अलग अपन ने कंडीशंस कैलकुलेट की। मींस जब एन की वैल्यू इवन है तो हमारे पास सिंगल वन मिडिल टर्म आएगी और एन की वैल्यू अगर ऑड है तो हमारे पास दो मिडिल टर्म आएगी। ओके, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। अब हमारे पास एक ऐसी कंडीशन और आ रही है जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन है, विच इज टर्म इन एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। मतलब अगर हम लोग एक्सपेंड करें किसी एक्सपेंशन को, गिवन एक्सपेंशन को, और वो उस एक्सपेंशन में अगर कोई ऐसी टर्म आ रही है जिसमें एक्स नहीं है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास आते हैं, कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास हैं, तो इनको जरूर अपने को सोल्व करना है। सो आई एम टेकिंग सम दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच इज बिलोंग्स टू अवर मिसलेनियस 8th of our NCERT book. Okay then, so let us start our class 11th subject maths topic binomial theorem. अब binomial theorem की हम लोग miscellaneous exercise 8 स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हमारे पास जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, independent of x, we have to find the term which is independent of x. Okay then madam, so I am taking a question, find the term which is independent of x in given expansion. अब देखो बेटा, एक्सपेंशन क्या गिवन हमारे पास, 2x प्लस 1/3x स्क्वायर रेज टू पावर 9। ये सिंपल सा हमारे पास कंडीशन दे रखी है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है? फॉर दैट I told you that we suppose r plus 1th term is independent of x. ये हमने assume कर लिया। So let r plus 1th term of given expansion occur independent of x term. Okay. So what is the r plus 1th term of this expansion? Yes, 9cr 2x raised to power 9 minus r and 1/3x square raised to power r। बेटा ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो अपने को यहाँ पे नेगेटिव यूज लेना था। ओके, अब मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, सोल्व कर लिया। यस, 9cr एज इट इज, 2 की पावर 9 माइनस आर अलग कर दिया, x की पावर 9 माइनस आर अलग कर दिया मैंने। सेम है, 3 की पावर r अलग कर दिया, x स्क्वायर की पावर r का मतलब क्या हो गया, x रेज़ पावर 2r। ओके देन, ये भी x की टर्म है, ये भी x की टर्म है, इसको हम लोग ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। देन पावर्स, बेसेस आर इक्वल, देन पावर्स विल बी एडेड, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। सो x रेज़ पावर 9 माइनस r माइनस 2r, और ये दोनों मैंने एज इट इज यहां पे अप्लाई कर दिए। इज दैट क्लियर? शायद आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ दिस इज x रेज़ पावर 9 माइनस 3r। अब बेटा हमारे को तो चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ x।
अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स कब होगा? जब हमारे पास एक्स की कोई टर्म ही नहीं हो। ये कब हो सकता है? जब हम लोग ये 9 माइनस 3r को 0 कर दें। वी ऑल नो दैट किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, दैट विल बी 1, तो एलिमिनेट हो जाता वो। तो इसको 1 करने के लिए अपने के इसको 0 कर दिया। आई एम टेकिंग 9 माइनस 3r इज इक्वल टू 0, सो r इज इक्वल टू 3, कैलकुलेट हो गया। तो अब हमारे पास जो है 3 का मतलब क्या हुआ? r प्लस 1th टर्म थी, तो r की वैल्यू 3, इसका मतलब क्या हुआ? ये फोर्थ टर्म हो गई। सो फोर्थ टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। और आप चाहो तो ये सारी वैल्यू जो है r की वैल्यू इस वैल्यू में अगर पुट कर दे हम लोग यहां पे, सो फोर्थ टर्म ऑफ एक्सपेंशन क्या हो जाएगी हमारे पास? T4 इज इक्वल टू, इसमें वैल्यू पुट कर दो 9c3। ये कितना हो जाएगा हमारे पास? जब 3 पुट करेंगे तो 6 बचेगा, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 3। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, दैट विल बी आवर आंसर। ओके बेटा, चलो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम लोग और थोड़ा डिस्कस करते हैं, टॉपिक और थोड़ा क्लियर होगा हमारे पास। ओके, यस बेटा, आई एम टेकिंग वन अदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन एक्सपेंशन 1 प्लस x रेज़ पावर m is 6। yes बेटा, so solution is let। अब बेटा हमारे को कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सी टर्म में एक्स स्क्वायर वाली कंडीशन आ रही है? तो जब हमारे को टर्म नहीं पता होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग r प्लस 1th टर्म मींस जनरल टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। सो जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज r प्लस 1th टर्म। सो लेट r प्लस 1th टर्म ऑक्यूर एक्स स्क्वायर इन गिवन एक्सपेंशन। तो हमने r प्लस 1th टर्म कैलकुलेट कर लिया। अब देखो r प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? यहां m किसी के m है, तो m c r 1 की पावर m माइनस r x की पावर r। 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, फाइनाइट वैल्यू जो अगर होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? 1। ये तो 1 होती है। अब x यहां पे आ गया x रेज़ पावर r और m c r। हमें चाहिए x स्क्वायर, तो भैया यहां पे हम लोग क्या पुट करें कि x स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए? तो r इज इक्वल टू 2 पुट करना है हमारे को। हमने r इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? क्यों यहां पे mc2 आ जाएगा। सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? ओनली, ये तो 1 हो ही गया, तो mc2 हो गया। और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारे पास पहले से गिवन है, इज 6। सो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर गिवन है 6, तो हमने इसकी जगह हमने 6 पुट कर दिया, इसको इक्वल कर दिया। तो mc2 की वैल्यू वी ऑल नो दैट m into m minus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, इसलिए मैंने 2 का आंसर कर दिया, इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा कंडीशन है कि m स्क्वायर माइनस m इज इक्वल टू 12 को उधर शिफ्ट कर दिया, तो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सिंपल से सोल्व कर लेते हैं, वी ऑल नो दैट। सो m स्क्वायर माइनस m माइनस 12 को ब्रेक कैसे कर लेंगे? m प्लस 3 और m माइनस 4 में। तो हमारे पास m की दो वैल्यू आई गई, m इज इक्वल टू 4 एंड m इज इक्वल टू माइनस 3। एज वी नो m कैन नॉट बी नेगेटिव, ये तो नेगेटिव हो नहीं सकता, सो वी शुड यूज m इज इक्वल टू 4, दैट विल बी आवर आंसर। ओके बेटा, सो आई एम टेकिंग अनदर क्वेश्चन। Yes, our next question is, it is also a very most important question. In the expansion 1 plus x raised to power n, in the expansion 1 plus x raised to power n, the coefficient of 5th term, 6th term and 7th term are in AP arithmetic progression। बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास 11th क्लास में भी है, आगे हमारे पास आएगा 9th चैप्टर में, लेकिन ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमने 10th क्लास में डिस्कस किया था। इफ 3 टर्म्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देन सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू
डबल ऑफ मिडिल टर्म, वही कंडीशन हमारे यूज लेनी है। तो यहां पे बोल दिया इसने ये तीनों टर्म एपी में है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो एज वी नो फिफ्थ टर्म NC4, भाई फिफ्थ टर्म में तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, एक कम होता है, इसलिए हमारे पास आर की वैल्यू होगी 4 हो जाएगी। तो NC4 1 की पावर n-4 x रेज़ पावर 4, ऐसे ही T6 हमारे पास NC5 1 रेज़ पावर n-5 एंड x रेज़ पावर 5 आ जाएगा। सेम T7 अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब बेटा देखो हमारे को ये तीनों जो टर्म है हमारे पास केवल कोफिशिएंट यूज लेने हैं, ये जो x2 वेरिएबल दे रखा है इसको यूज नहीं लेना है। तो हमने कोफिशिएंट लिए होंगे, कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस कोफिशिएंट ऑफ सिक्स्थ टर्म। बेटा मैंने ऐसे लिख दिया है, लेकिन है क्या हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म प्लस कोफिशिएंट ऑफ सेवेंथ टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ सिक्स्थ टर्म। ओके, यहां पे कोफिशिएंट अपने को यूज लेने हैं। तो इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट ये है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास ये है। अब मैंने क्या किया, ये NC5 थी, इसको मैंने इसको डिवाइड कर दिया इन दोनों टर्म्स में। वाई? बिकॉज ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा। अब देखो NC4 की वैल्यू हम लोग जानते हैं n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल, और ऐसे NC5 की वैल्यू भी हम लोग जानते हैं, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोनों में से ग्रेटर कौन सा है, ये ग्रेटर है, तो ये ब्रेक होगा n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल, तो n-5 कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है, ये ग्रेटर है, इसलिए ये ब्रेक होगा। हमेशा फैक्टोरियल में ग्रेटर को ब्रेक करना चाहिए इजी कैलकुलेशन के लिए। ओके बेटा, तो मैंने इसको ब्रेक किया, ऐसे इसको ब्रेक किया, तो हमारे पास कंडीशन ये आ गई 5 अपॉन n-4 प्लस n-5 अपॉन 6 और इज इक्वल टू 2 हमारे पास चली रहा था। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अब मैंने क्या किया, इसको केवल सिंपल सा एलसीएम ले लिया। एलसीएम इज n-4 इंटू 6, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 एज इट इज है हमारे पास। इस ब्रैकेट को हमने सोल्व कर लिया, 30 एज इट इज, और इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब देखो इसको ट्रांसफर करेंगे, सोल्व करेंगे। सो वी हैव n स्क्वायर माइनस 21n प्लस 98, ये हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसमें, इज इक्वल टू 0। इट इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन and we all know that we solve easily this quadratic equation. So factor of this n-14 and n-7, तो n की वैल्यू क्या हो सकती है, 14 भी हो सकती है, n की वैल्यू 7 भी हो सकती है। इज दैट क्लियर बेटा? सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे क्या बेटा इस टॉपिक पे बेस्ड? ऐसे जो भी कोई क्वेश्चंस हमारे पास एनसीईआरटी बुक में हो, मिसलेनियस में हो, 8.1 में हो, 8.2 में हो, वो सब आपको प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी। ओके बेटा, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।